जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के पीवाईक्यू जो कि एनडीए और सीडीएस में आ चुके हैं। अभी तक हमने 300 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज इन द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। यानी ग्रीन हाउस गैसेस में किसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये ऑप्शन में दिया गया है किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो देखिए क्या होता है, अगर बात करें एटमॉस्फेयर में जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है, अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो मात्रा जो किसकी है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की है। कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है CO2 का है। और उसके बाद जो आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड की है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 की है। और उसके बाद आपकी जो है नेक्स्ट आपकी गैस हो जाएगी, दैट इज मीथेन है। तीसरे नंबर पर मीथेन आती है जो पार्टिसिपेट करती है ग्रीन हाउस गैसेस का जो है लेयर बनाने में। और चौथी आपकी फिर आपकी आ जाएगी, दैट इज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, CFC है। और उसके बाद आपके वाटर वेपर आ जाएगा, यहाँ पे वाटर वेपर या आप कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल जो है। ठीक है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो वो गैसेस जो अर्थ एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो हीट आती है तो उन्हें ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप मतलब रोक लेती हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, एक तरह की लेयर फॉर्म कर लेंगी, एक लेयर फॉर्म कर लेंगी और वो जो ट्रैप हीट है उसको अर्थ सरफेस से बाहर जाने नहीं देंगी, जिससे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो दैट गैस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which one of the following is not the process of chemical weathering? ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग जो है अगर देखा जाए तो ये आपका एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन रहा है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और केमिस्ट्री का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट लिए गए हैं। देखिए क्या है, सोल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन। तो देखो ये जो तीनों प्रोसेस, ये और ये और ये तीनों जो है केमिकल वेदरिंग का पार्ट होते हैं। केमिकल वेदरिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपका रॉक होती है उसका ब्रेकडाउन होता है और सॉइल में कन्वर्ट होती है, वो प्रोसेस होता है केमिकल वेदरिंग होती है। तो सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, ये तीनों प्रोसेस होते हैं। इसमें जो नहीं होता वो होता है एक्सफ्लोरेशन। पूछा क्या नहीं होता, नॉट अ प्रोसेस, तो कौन सा है, एक्सफ्लोरेशन। जो आपका ये प्रोसेस है ये केमिकल वेदरिंग का पार्ट नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहां सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी स्टोर्ड इन द लिंक बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? न्यूक्लियर, केमिकल, पोटेंशियल, थर्मल। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो आपको, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो हमें कहां से आपने, तो न्यूक्लियर एनर्जी होती है हमको जैसे यूरेनियम हो यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्राप्त होती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ऑब्टेन, जैसे यूरेनियम हो गया। ठीक है, और ये जो ऑब्टेन होती है ये प्रोसेस जो होता है न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दो प्रोसेस से ये एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दो प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है। फिर आता है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है, तो ये आपका केमिकल एनर्जी रिलीज फ्रॉम केमिकल्स। और केमिकल में कौन आ जाएगा, जो आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी होता है तो स्टोर्ड बॉडी में जो एनर्जी होती है, स्टोर्ड बॉडी में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी जो होती है वो हीट से प्रोड्यूस होती है, हीट। तो थर्मल एनर्जी जो होती है हीट से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीटिंग ऑफ सब्सटेंस से प्रोड्यूस होगी। हीटिंग ऑफ सब्सटेंस, की सब्सटेंस हीट करते उससे जो एनर्जी ली तो हीटिंग ऑफ सब्सटेंस हो जाएगी। तो जो आंसर होगा दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल से तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। कौन सी एनर्जी होती है?
केमिकल एनर्जी रिलीज होती है किससे, एटम्स के लिंक स्टोर्ड इन द लिंक बिटवीन द एटम, दैट इज केमिकल एनर्जी होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के रूप में इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉक्साइट, कॉर्ड्स, फ्लडस्पार, ठीक है। तो जितने आपको ये दिखा रहा दैट इज, ये सारे क्या हैं, ओर्स हैं, ठीक है। और ये है पिच ब्लेंड, ये भी ओर्स में आता है, लेकिन पिच ब्लेंड जो होता है इसमें पाया जाता है, याद रखिएगा, यूरेनियम रिच होता है। पिच ब्लेंड जो होता है यूरेनियम रिच होता है, इसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत पाई जाती है, यूरेनियम रिच होता है, यूरेनियम की मात्रा पाई जाती है। तो इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर जो है इस फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें ये यूरेनियम का रिच होता है, यूरेनियम की मात्रा इसमें पाई जाती है, और यूरेनियम के सब्सटेंस जो होते हैं उनका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट पे किया जाता है। तो इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिंथेटिक डिटर्जेंट। इसमें से कौन सा सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है, ठीक है, नॉट सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है। तो डिटर्जेंट जो होते हैं बताया था, ठीक है, डिटर्जेंट जो होंगे, ठीक है, वो बने होते हैं आपके, ठीक है, दो पार्ट से, स्मॉल आयनिक पार्ट होता है, स्मॉल आयनिक पार्ट से बना होता है, ठीक है, और लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट से बना होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट से बना होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट से बना होता है। एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोफिलिक होता है ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, जो है, और क्या रिमूव करेगा, डस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक पानी को, वाटर को रेपल करेगा, दूर भगाएगा, और क्या क्लीन करेगा, ऑयल और कपड़े में लगा, ऑयल और ग्रीस को जो लगा हुआ कपड़े में उसको साफ करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें ये आपको याद रखना है। तो करा कि नॉट अ सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो सिंथेटिक कौन सा नहीं है, तो ये भी आपका सिंथेटिक है, ये भी सिंथेटिक है, ये सी ऑप्शन, ये आपका सिंथेटिक नहीं है। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन जो यहाँ पे सही है, क्योंकि ये आपका जो है सिंथेटिक जो है नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ क्लीन फ्यूल। इसमें से कौन सा एग्जांपल जो क्लीन फ्यूल को बताता है। क्लीन फ्यूल का मतलब हो जाता है जो इको फ्रेंडली हो, जो एटमॉस्फेयर को पल्यूट ना करे, वो क्लीन फ्यूल। तो कोक जो होता है, अगर जलता है तो इसलिए क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपका अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस करेगा, ये आपका अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, प्रोड्यूस करेगा। पेट्रोल भी जो अगर जलता है तो पेट्रोल भी आपका जो है वो, ठीक है, पेट्रोल भी जो है बहुत सारे जो है केमिकल्स रिलीज करता है, SO2 और NO2 के फॉर्म में, बहुत सारे जो है SO2 और NO2 के फॉर्म में। वैक्स भी जो है आपका SO2 और NO2 के फॉर्म में जो है केमिकल्स रिलीज करता है, गैसेस रिलीज करता है जब जलेगा, चाहे वैक्स जलाओगे तो और चाहे पेट्रोल जलाओगे तो, ठीक है। प्रोपेन, तो प्रोपेन है या आइसोब्यूटेन है, ठीक है, या नेचुरल गैस है, ठीक है। तो ये जो है आपके नेचुरल गैस है, ये आपके आते हैं क्लीन फ्यूल में आते हैं, ये कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं करते हैं, और ये आपका ठीक है, नो रेसिड्यू लेफ्ट, कोई रेसिड्यू लेफ्ट नहीं करते हैं, ठीक है, नो रेसिड्यू लेफ्ट नहीं करते हैं, और क्लीन फ्यूल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली यानी एटमॉस्फेयर में कोई पोल्यूशन नहीं करते, इको फ्रेंडली होते हैं। तो जो आपका क्लीन फ्यूल की बात करेंगे तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लीन फ्यूल के रूप में आपका जो आंसर दैट इज प्रोपेन यहां पे आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है ना। कौन सा ऐसा विच ऑफ नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो देखिए क्या है आपको, इसके लिए क्या होता है, तो जो रिएक्टिविटी होती है, जो मतलब कि एलिमेंट के जो रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करता है।
जो आपकी है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये आपके हैं। तो जो ऊपर वाले हैं वो हाईली रिएक्टिव है, FeSN, ये सारे। तो ऊपर जो है वो हाईली रिएक्टिव हैं, यानी कि अगर हम शुरू करें तो ये आपके क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव। फिर आपके ये जो आ जाएंगे स्टार्टिंग, फिर क्या आ जाएंगे ये आपके मॉडरेट हो जाएंगे, मॉडरेट रिएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव हो जाएंगे। और उससे जब नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो लेस रिएक्टिव हो जाएंगे, बहुत कम रिएक्टिव होंगे। तो अब देखिए क्या है, तो जो ऊपर वाले होते हैं, ठीक है, नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कौन से कोल्ड वाटर से, तो शुरू वाले जो हाईली रिएक्टिव हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव आप यहां से ले लीजिए, यहाँ पे होता है, तो ये जो है ये कोल्ड वाटर सेक्शन करते हैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। जो हाईली रिएक्टिव, ज्यादा हाईली रिएक्टिव कोल्ड वाटर से हो जाएंगे, और जो लेस रिएक्टिव ये आ रहे हैं, तो आपके जो हो जाएंगे ये करे होंगे, इससे होंगे, ये आपका हो जाएगा हॉट वाटर से, इनका रिएक्शन हो जाएगा, हॉट वाटर से रिएक्शन कर देंगे। और इससे जो नीचे हो जाएंगे, यानी इधर जो आ जाएंगे, ये किससे रिएक्शन करेंगे, स्टीम से करेंगे। तो जैसे इधर जो हाईली रिएक्टिव है कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेंगे, जो हल्के से मॉडरेट वो हॉट वाटर से कर लेंगे, और लेकिन जो एकदम लेस रिएक्टिव किससे रिएक्शन करेंगे, स्टीम से रिएक्शन करेंगे। तो पूछ रहा है, अब देखिए, तो जब सिर्फ सबसे ऊपर कौन कौन, कैल्शियम तो ऊपर आ जा रहा है, तो ये तो आपका जो है कोल्ड वाटर से कर लेगा, CW से कर लेगा, ठीक है। पोटेशियम भी जो है ऊपर ही आ रहा है, तो ये भी कोल्ड वाटर से कर लेगा। मैग्नीशियम नीचे आ रहा है, और सोडियम भी ऊपर आ रहा है, सोडियम भी, ये भी कोल्ड वाटर से कर लेगा। तो ये आपके, यानी ये और पोटेशियम और सोडियम ये ऊपर आ रहे हैं, तो तीनों कोल्ड वाटर। उससे सबसे नीचे कौन आ रहा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है आपका है, ये है इसका सही आंसर है, ये कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, हॉट वाटर से करेगा, नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो आपका सी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये तीनों ऊपर आ रहे हैं, तो जो ऊपर आ रहा है वो हाईली रिएक्टिव होगा तो कोल्ड वाटर से कर लेगा, जो लेस रिएक्टिव हॉट यानी मॉडरेट है वो हॉट वाटर से करेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी ऑप्शन सही रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द आयंस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कम से कम इसके 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीश है, ठीक है, मैग्नीशियम है, Mg+2 है, तो 12 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो 12 हो गया, 12 +2 लिखा है, तो +2 मतलब -2, तो यहाँ पे जाएगा 10, 10 आपका हो गया क्या, Z की वैल्यू 10 आ गए, 10 आ गया, 10 आ गया। अब इसका निकाल तो 2,8 आ जाएगा। इधर से आर्गन का निकाले, आर्गन का होता है 18, कोई वैलेंस चार्ज तो है नहीं, तो 2,8,8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे, जो आप बाहर क्या करेंगे, मैच करेंगे हमारे, ठीक है ना। तो वैलेंसी 0 आ रही, नहीं मैच कर रही है। अगला देखते हैं, सोडियम का देखते हैं, तो सोडियम है +1 है, ठीक है, तो सोडियम को +1 है, तो सोडियम का अगर +1 है तो इसको देखते हैं 11 और +1 तो -1 बचेगा क्या, 10। अब 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, EC करोगे तो 2,8 आ जाएगा। इधर ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन पे दे रहा -2, और यहाँ पे होता है कितना, इसका 8, तो -2 है तो +2 हो जाएगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। देखिए अगर चार्ज प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर चार्ज माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। अभी 10 इसका एटॉमिक नंबर आ गया, एटॉमिक नंबर 10, तो इसका आएगा 2,8। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में ही देख लीजिए, ये पेयर दोनों में जो है आउटर मोस्ट पे और ये आपका शेल पे जो है सेम तरह के आ रहे हैं, तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बी ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर इन पेंट। पेंट जो होता है हम उसका यूज करते हैं, तो पेंट जो होता है, ठीक है, व्हाइट वॉश के लिए करते हैं, दीवालों को साफ करने के लिए पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए, अट्रैक्टिव लाने के लिए जो है पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पेंट में हम थिनर का इस्तेमाल करते हैं, पेंट में हम जो है क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब पूछ रहा है इसमें कि जो है बाइंडर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, बाइंडर के रूप में, तो टाइटेनियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नोवोलैक, और ये है आपका
पैथेलोसिनाइन और यह सिलिकॉन। तो जो है इससे पूछ रहा है कि जो है किस बाइंडर के रूप में पेंट किसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो है इसका जो सही आंसर है नोवोलैक है। नोवोलैक क्यों इसका सही आंसर है? क्यों? क्योंकि नोवोलैक जो होता है सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी होता है लाइटर नेचर। लाइटर इन नेचर। नेचर में क्या होता है? हल्का होता है। हल्का होने का फायदा ये होता है जब लाइटर रहेगा तो जब पेंट में आप उसको मिलाएंगे तो पेंट जब लगने के बाद क्या होगा, अगर भारी रहेगा कंस्टिट्यूएंट तो बहेगा, मतलब पेंट लगाने के बाद वो क्या होगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, नीचे तरफ गिरेगा। तो जो पेंट होगा उसकी एक तरह अलग तरीके की वो मतलब क्लीन नहीं होगा, और जब इस तरह से लाइटर हल्का होगा तो वहीं पे वो बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ पे नोवोलैक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लाइटर नेचर होता है और ये अच्छे से बाइंड कर लेता है। तो नोवोलैक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। देखिए करार Fe की करा दिए CuSO4 से FeSO4 और Cu निकल गया। तो देखिए अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो तो Fe ऊपर आता है और Cu कहां आता है, नीचे। यानी Fe जो है ये क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है। Fe क्या है, हाईली रिएक्टिव है। किससे? Cu से। ठीक है, तो Cu से जो है ये हाईली रिएक्टिव। कौन? Fe। तो Fe हाईली रिएक्टिव से Cu क्या कर देता है, रिप्लेस कर देगा। तो FeSO4 रिएक्शन तो एकदम सही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये ऑप्शन पहला कर लॉ एक अपचायक है। हाँ तो बिल्कुल सही है, आयरन रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है। द सॉल्यूशन टर्न ग्रीन कलर अफेक्ट द रिएक्शन। द सॉल्यूशन टर्न ग्रीन इन कलर अफेक्ट द आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। Fe बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन। कह रहा कौन सा गलत है, देखिए कह रहा कॉपर इज मोर रिएक्टिव। अब मैंने क्या कहा, Fe इज हाईली रिएक्टिव, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को, यानी ये कॉपर लेस रिएक्टिव है। लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर, यहाँ पे सी ऑप्शन कर रहा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव। तो भैया कॉपर मोर रिएक्टिव नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा कौन सही नहीं है, तो सी नहीं सही, क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव नहीं है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो कह रहा है ये जो रिएक्शन रिडॉक्स, यहाँ बिल्कुल Fe से FeSO4 बन रहा है। ठीक है, FeSO4 बन रहा है तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका Cu का रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। देख तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है? तो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड वह एसिड होता है जिसको हम एडिबल हो, खाने में प्रयोग कर सकते हैं, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इनऑर्गेनिक जो केमिकल से बने होते हैं, इंडस्ट्री में बने होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड को हम नेचुरल एसिड भी कहते हैं। तो HCl ये केमिकल एसिड है। ठीक है, ये केमिकल एसिड है। ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक हो गया। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ये भी आपका केमिकल एसिड है। ठीक है, ये भी आपका केमिकल है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब एथेनोइक एसिड, CH3COOH, एथेनोइक एसिड। तो ये जो आपका है ये किसका सोर्स है? विनेगर, सिरके में पाया जाता है। विनेगर पर एसिटिक एसिड जो है विनेगर में पाया जाता है। तो ये आपका कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक है। ये आपका कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड। कई बार बता चुका हूं इस बात क्वेश्चन को, ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, ये भी आपका इनऑर्गेनिक एसिड है। ये भी आपका इनऑर्गेनिक है, जो ठीक है नॉट एडिबल होता है, नेचर में नहीं पाया जाता है और इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, हमारे लिए हानिकारक होता है, इंडस्ट्री या इसलिए हम केमिकल एसिड कहते हैं। ये ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ये आपका HCl है। ये तीन लोग स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और आपके ये केमिकल एसिड है, मिनरल से इनका फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये विनेगर आपका सही ऑप्शन है, एसिटिक एसिड। अगला डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन आर इन द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर बट दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। कह रहा है कि सीधी सी बात है कि जो नाइट्रोजन है इसकी परसेंट 78 एटमॉस्फेयर में और जो ऑक्सीजन है इसकी परसेंट 21% एटमॉस्फेयर में। दोनों का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? द रिएक्शन रिक्वायर इनिशियली बाय कैटलिस्ट। कह रहा है कि जो रिएक्शन को इनिशियली जो है इनिशिएटर कैटलिस्ट का इस्तेमाल जरूरत पड़ती है। अगला ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल। कह रहा है नाइट्रोजन का ऑक्साइड अनस्टेबल होता है, इसलिए द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, यस यस यस। क्या कह रहा है कि देखिए क्या है,
कि अगर इनकी रिएक्शन कराना है तो इन्हें क्या चाहिए, इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि भैया इनको क्या चाहिए, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट चाहिए, हीट को ये एब्जॉर्ब करेंगे। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे इसका मतलब हो गया कि इनको हीट चाहिए, और हीट चाहिए के लिए जो हीट चाहिए वो हाई टेम्परेचर में चाहिए, हाई टेम्परेचर में चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाता है कि इनको हाई टेम्परेचर में हीट मिल जाए, जिस वजह से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो फिजिक्स से आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो ये देखिए क्या है, ये सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस है, और मेटल सरफेस पे क्या करती है, जब लाइट रेज गिरती है, ठीक है, यहां से क्या गिर रही है, लाइट की जो है रेज गिरती है, ठीक है, लाइट रेज गिरती है, तो यहां से क्या होता है, यहां से आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी पा करके क्या करते हैं, इजेक्ट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजेक्ट होने लगते हैं। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इसे किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, नील बोर ने दिया था, और रदरफोर्ड ने दिया था। तो देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना है किसने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। तो जिसका आंसर सही है, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्लास आज के लिए इतना ही। देखिए अगर आप अच्छे से रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको मजा भी आएगी, और क्वेश्चन जब रिपीट हो तो आपको लगेगा नहीं ये तो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसका भी बेनिफिट मिलेगा। और आपको यही मिलेगा कि क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अगर हम PYQ लगाते हैं तो 100% हमें अपने एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।